नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे। उसके साथ ही कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखेंगे जिसे बिहार पुलिस के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। ये इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा भर्ती परीक्षा 27 मार्च 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया है। उसका प्रश्न है, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मधुबनी लोक चित्र शैली। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? पहला ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बी बिहार, तीसरा ऑप्शन है सी राजस्थान, चौथा ऑप्शन है डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिहार। मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में फेमस है। इसे मिथिला शैली के मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बिहार से संबंधित कुछ स्थान के बारे में देख लेते हैं। पहला है कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम को देखेंगे तो कुंडल ग्राम आपका वैशाली में है। यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। राजगृह को देखेंगे तो राजगृह मगध की प्राचीन राजधानी भी रह चुकी है और यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन किया गया था। उस समय शासक अजातशत्रु थे, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय हुआ था, वहाँ के शासक थे। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति भी हुई थी और पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन के द्वारा किया गया था। यहाँ तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। जो उस समय वहाँ के जो शासक थे वो अशोक थे। सासाराम को देखेंगे तो हम लोग जानते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, जो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ए हिमाद्री, दूसरा ऑप्शन बी हिमाचल, तीसरा ऑप्शन है शिवालिक, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए हिमाद्री। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला आपका इसमें हिमाद्री हो जाएगा। अगर हिमालय की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं इसको 8,850 मीटर भी दिया रहता है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी भी है, जबकि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी वह एंडीज है, जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका में है। अगर देखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वह K2 है, या इसी को गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। हिमालय को कुछ प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है, जैसे आपका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। यह नदियों के बीच है। पंजाब हिमालय को देखेंगे तो यह सतलज, आपका सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज नदी और आपका काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, जबकि असम हिमालय तीस्ता और दियांग नदी के बीच में है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी है जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी है मारेमुथु योगनाथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यादव पायेंग। यादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर सुंदरलाल बहुगुणा को देखते हैं तो हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। जल पुरुष की बात करें वाटरमैन, तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन बोला जाता है। अगर मेट्रोमैन की बात करें तो मेट्रोमैन श्रीधरन को कहा जाता है। और सलीम अली बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वन अनुसंधान संस्थान को देखेंगे तो यह देहरादून में स्थित है। भारत में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, जबकि वहीं प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
ग्रहों का गति का संचालन होता है। कहने का मतलब है ग्रहों का गति का नियम किसने दिया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केपलर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, चौथा ऑप्शन है बॉयल के नियम द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर का नियम। ग्रहों के गति का नियम जो दिए थे वो केपलर के द्वारा दिया गया था। बात करें अभी तो आइंस्टीन का, तो आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। माइकल फैराडे की बात करेंगे तो माइकल फैराडे विद्युत अपघटन का सिद्धांत दिए थे। मैक्स प्लांक जो दिए थे वो मैक्स प्लांक भी आपका सिद्धांत दिए थे। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। गैसों के आयतन और दाब के बीच में जो संबंध बताए थे वो बॉयल के द्वारा बताया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, दो अस्थियों यानी हड्डी और हड्डी को एक दो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्नायु। दो हड्डियाँ आपस में लिगामेंट द्वारा जुड़ी हुई है जिसे हम हिंदी में स्नायु भी बोला जाता है, जबकि अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने वाले को टंडन बोलते हैं जिसे हिंदी में कंडरा भी बोला जाता है। उपास्थि जो होता है वह थोड़ी सी नाजुक हड्डी होती है, उपास्थि मुलायम हड्डी होती है। स्टेफिस को देखेंगे तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेफिस होती है जो कान में पाई जाती है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है। जांघ की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जबकि जबड़े का हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है लिंगानुपात, दूसरा ऑप्शन है साक्षरता दर, तीसरा ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, चौथा ऑप्शन है जन्म दर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल राज्य की है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य की है। वहीं अगर बिहार के में देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज की है, जबकि सबसे कम आपका लिंगानुपात मुंगेर जिले की है। यह जो है जनगणना 2011 के आधार पर आंकड़ा है। अगर भारत का अगर लिंगानुपात देखेंगे तो 943 है, जबकि बिहार का लिंगानुपात 918 है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना, 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में विश्व बैंक के मदद से चलाया गया है। 2001 में विश्व बैंक की मदद से चलाया गया, जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना है। प्रारंभिक शिक्षा देना। अगर बात करें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की, तो इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के क में शामिल किया गया है, जो मौलिक अधिकार भी है तथा 11वां मौलिक कर्तव्य भी है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया संविधान में। अगर बात करेंगे अनुच्छेद 21 के क, तो मैंने बता दिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जो आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनको किसी भी जोखिम भरे कल कारखानों में काम करने से रोका जाएगा, यानी काम नहीं दिया जाएगा, जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से है। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, 1968 में। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, चौथा ऑप्शन है नियोमाइसिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पेनिसिलिन। तो खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी वो पेनिसिलिन थी। पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जीवाणु को अगर हम लोग देखेंगे तो जीवाणु की खोज लिवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जबकि विषाणु की खोज आपका इवानोवस्की के द्वारा किया गया था। विषाणु जो है इसे जीवित और मतलब सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर, सौर सेल बनाने के लिए कौन से पदार्थ उपयोग किया जाता है? पहला है ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन कार्बन, तीसरा ऑप्शन लेड, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन। सौर सेल जो है इसे बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है।
सौर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर जो सेल होता है इसका प्रयोग उपग्रहों में भी होता है। अगर हम लोग शीशा को देखेंगे यानी लेड को पीबी, तो यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। धातुओं की जो गुण होता है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक का होता है, लेकिन लेड ही एक एक्सेप्शन है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह पीबी है, इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 82 है, जिसका लैटिन नाम जो होता है पोलम्बम होता है। चलिए बात करें अगर भारत की सिलिकॉन वैली की, तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, जबकि विश्व का सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को है। कंप्यूटर का जो चिप होता है वो भी सिलिकॉन का बना होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूली एक रूपांतरित है, किसका रूपांतरित है? मूल है कि कंद है कि फल है कि पुष्प है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल है। मूली जो है वह मूल का एक रूपांतरण है, यानी एक जड़ का रूपांतरण है। अब चलिए कुछ ऐसे खाने वाले चीज़ हैं जिसका हम लोग जड़ खाते हैं, तना खाते हैं और अन्य भाग खाते हैं, उसको देख लेते हैं, जिसे परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है। आपका जड़ की बात करें तो गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, सलगम हो गया, शकरकंद हो गया। इन सबों का खाने वाला योग्य जो भाग होता है वो जड़ होता है। अगर बात करेंगे तना का, तो आलू का हम लोग तना खाते हैं, प्याज का भी तना खाते हैं, अदरक का भी तना खाते हैं और लहसुन का भी तना खाते हैं। सेव जो होता है और नाशपाती जो होता है ना, इसका हम लोग पुष्पासन खाते हैं। और गेहूँ का हम लोग जानते ही हैं भ्रूणपोष और भ्रूण खाते हैं। आम का खाने योग्य जो भाग होता है वो मध्य फल वित्तीय होता है। लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वो एरिल होता है, जबकि नारियल का भ्रूणपोष एवं कटहल का परिदल पुंज व बीज हम लोग खाते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में एक दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है, निरंकुश सरकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। एक दलीय प्रणाली की बात करें तो चीन हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा और उत्तर कोरिया हो जाएगा। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है साक्षी झारखंड, दूसरा ऑप्शन है भद्रावती कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है भिलाई छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन है राउरकेला उड़ीसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षी झारखंड। जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड में आपका टिस्को की स्थापना किया गया था। बात करें अगर दुर्गापुर की, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, यहाँ स्टील प्लांट है। बोकारो स्टील प्लांट है, यह आपका झारखंड में है। सलेम स्टील प्लांट आपका तमिलनाडु में है। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, याद रखिएगा। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है। और भद्रावती स्टील प्लांट की बात करें तो भद्रावती में भी है आपका कर्नाटक में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है सभी राज्यों में अग्रणी है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अगर अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। बिहार में देखेंगे तो शिवहर की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, जबकि कैमूर और भभुआ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वायवीय जो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है एथेनॉल व CO2, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल और CO2, तीसरा ऑप्शन है CO2 एवं जल, चौथा ऑप्शन है एथेनॉल एवं जल। तो वायवीय श्वसन यानी जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, उसमें ग्लूकोज का जो विखंडन होता है उससे प्राप्त होता है CO2 और जल। जो अनाक्षी श्वसन होता है उसमें पायरुविक अम्ल बनता है, बाद में फिर वहीं लैक्टिक अम्ल में बनता है। मछली की बात करें तो मछली गिल्स के द्वारा श्वसन करती है, जबकि मेढक अपने त्वचा और फेफड़ा की मदद से श्वसन करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? पहला ऑप्शन है मॉस्को, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है हेग, चौथा ऑप्शन है सिडनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हेग। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसके टोटल 6 अंग हैं। 6 अंग में से 5 अंग है इसका मुख्यालय आपका अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल जजों की संख्या 15 होती है जिनका कार्यकाल 9 होता है। अगर बात करेंगे यूनेस्को की तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का भी मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत उपस्थित है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 7%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी 78%। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 78%। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वह 78% है। CO2 की बात करें तो यह वायुमंडल में 0.03% है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है जबकि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन जो गैस होता है वो चिप्स के पैकेट में भी भरा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का क्या लाभ है? पहला ऑप्शन है अच्छा कार्य व वेतन, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं, और आपका तीसरा ऑप्शन है जीवन मूल्यों का विकास, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय का संवर्धन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जीवन मूल्यों का विकास जीवन के बाद के शिक्षा का उद्देश्य है। 18वां नंबर प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें। भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया? शक व हुंड, ब्रिटिश, मुगल, फ्रांसीसी। तो इसमें आपका ऑप्शन यही हो जाएगा शक एवं हुंड। बात करें भारत में आक्रमणकारी की तो सबसे पहले हिंदी यूनानी है, उसके बाद शक आए, उसके बाद पहलव आए, उसके बाद सबसे लास्ट में कुषाण आए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रम संवत तब से माना जाता प्रारंभ हुआ। 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ माना जाता है। अगर अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है जल का जमना, दूसरा ऑप्शन है चीनी का पिघलना, तीसरा ऑप्शन है दूध का खट्टा होना, चौथा ऑप्शन है लवण का क्रिस्टलीकरण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दूध का खट्टा होना। रासायनिक परिवर्तन दूध का खट्टा होना। रासायनिक जो परिवर्तन होता है अगर एक पदार्थ अपना दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो फिर दूसरे पदार्थ पहले पदार्थ में रूपांतरित नहीं हो पाता है, जैसे दूध का खट्टा होना या दूध का दही होना। बाकी सभी ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। अगला सवाल है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है चना, चौथा ऑप्शन है ज्वार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्वार। ज्वार जो है आपका रबी फसल नहीं है, बाकी सभी आपका रबी फसल है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका नंबरिंग गलत हो गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मानवाधिकार संगठन, जो कि यहाँ ऑप्शन बी होना चाहिए, गलती से सी हो गया, मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। चलिए अब बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल की तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। अगर देखेंगे एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक तो इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो मनीला में है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका आपका मुख्यालय जकार्ता में है। और सार्क की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाई गई थी। अगर बारदोली सत्याग्रह को देखेंगे तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं प्रथम गृह मंत्री थे। 1918 में जो खेड़ा किसान सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जीडीपी से तात्पर्य है सामान्य घरेलू मापक, आपका सकल घरेलू उत्पाद, सकल विभिन्न उत्पाद और सामान्य घरेलू उत्पाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सकल घरेलू उत्पाद।
तो जीडीपी से आशय हमारा है सकल घरेलू उत्पाद से। अब देख लेते हैं जीएनपी। जीएनपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी की बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीडीपी का मतलब होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर भारत में मतलब किसी भी देश के अंदर कुल उत्पादित वस्तुओं का अंतिम मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम करना नहीं चाहते हैं, सुस्त ढंग से काम करते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, उनके काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। बात करें भारत में तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी यह शहरों में देखने को मिलती है। छिपी एवं अदृश्य बेरोजगारी यह कृषि क्षेत्र में है भारत में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें। संतोष यादव अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? पहला ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, जो ऑप्शन बी में है। तो संतोष यादव है, ये अपनी विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षा जयपुर से प्राप्त की थी। चलिए बात करें जयपुर की तो जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जुलाई 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में जयपुर को शामिल किया गया, जो भारत का शामिल होने वाला अहमदाबाद है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। जबकि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला की बात करें भारत की तो वह बनचंद्री पाल थी। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया, अर्थात कहाँ चलाया गया? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 कोलकाता। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में बनाया गया था या चलाया गया था। विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम मेट्रो रेलवे लंदन में चलाया गया था। कोलकाता में मेट्रो रेलवे 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था, जो भारत में प्रथम था। जबकि दिल्ली मेट्रो का संचालन 24 दिसंबर 2002 को हुआ। दिल्ली अगर बात करें मेट्रो रेलवे का तो मेट्रो रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता में है। हमारा अगला प्रश्न है 27 नंबर, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉर्ज वाशिंगटन, चौथा ऑप्शन है जॉन लुइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाए थे, जिन्हें मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर को बाद में गोरों के द्वारा हत्या भी कर दिया गया था। इन्हें अमेरिका का गांधी भी बोला जाता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। अगर दक्षिण अफ्रीका की गांधी को देखेंगे तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला का पुस्तक है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? धर्म सुधार आंदोलन, क्रीमिया का युद्ध, डेनमार्क की संधि, फ्रांस की संधि। तो इसका डेनमार्क की संधि, फ्रांस की क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये भी इसका नंबरिंग गलत है लेकिन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बी लिखा है गलत से, फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। जो राष्ट्र की अवधारणा है इसका जन्म जो हुआ था फ्रांस की क्रांति के दौरान हुआ था। फ्रांस की क्रांति अगर देखेंगे तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसी कारण 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस, तो 1917 में आपका रूसी क्रांति हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति की बात करें तो 1688 में हुई थी, जबकि चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। वहाँ के चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र बजाते हैं? पहला ऑप्शन है पखावज, दूसरा ऑप्शन है सारंगी, तीसरा ऑप्शन है शहनाई, चौथा ऑप्शन है इसराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक यंत्र शहनाई से है।
इनको 2001 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें संतूर वादक की, तो इनमें दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है। एक का नाम है भजन सोपारी और दूसरे का नाम है शिव कुमार शर्मा। इन दोनों संतूर वादक से संबंधित है। जबकि सितार वादक पंडित रविशंकर सितार वादक के लिए फेमस है। बांसुरी वादक को देखेंगे तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, इनका संबंध आपका बांसुरी वादक से। चलिए हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका सभी लोग आंसर जानते होंगे। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, जबकि इनकी पत्नी भारत की पहली आपका प्रथम महिला होती हैं। राष्ट्रपति पद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। अगर महान्यायवादी को देखेंगे तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे तो आर्टिकल 124 में बताया गया उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान को। प्रधानमंत्री जो होते हैं आपका मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष चाहिए। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पहला साम्यवाद, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, तीसरा ऑप्शन है बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, चौथा ऑप्शन है गुप्त संधियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। जो प्रथम विश्व युद्ध का उसका तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड थे, वो सेरेजोव में उनकी हत्या हो गई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसी के तहत प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय की संधि के तहत हुई 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक 4 वर्षों में चला। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। ये सारे प्रश्न जो भी थे वो बिहार पुलिस के विगत वर्ष में पूछे गए हैं तथा इससे व्याख्या भी इस वीडियो में बताया गया है, जो कि आपको निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।